Hello and Jai Hind. I welcome you to this channel Incredible Abhishek. I'm your educator सागर तिवारी। हम लोग बायोलॉजी की सीरीज में दो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला था साइटोलॉजी और दूसरा है हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब सेल्स वाला चैप्टर, हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू वाला चैप्टर, राइट। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे उसी कंटेक्स्ट में। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए। डीएनए, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और यहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम सीडीएस सीएपीएफ में पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, डीएनए के बारे में बात की जाए तो डीएनए जो है कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है एंड क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, ठीक है। डीएनए को समझने के पहले थोड़ा सा हम लोग समझेंगे न्यूक्लियस को, और इसको हम लोग देखेंगे डायग्राम की हेल्प से। ये रहा आपके पास एक सेल, आपके पास एक सेल है, ठीक है। ये सेल है और सेल के अंदर जो है आपको न्यूक्लियस मिल जाता है। इतना आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो। ये आपको साइटोलॉजी में भी बताया गया था। जब साइटोलॉजी पढ़ाए थे आपको ये पार्ट आपको बताए थे, ठीक है। तो ये है सेल, सेल के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आपको इस टाइप से मिल जाता है, इस टाइप से मिल जाता है डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपको मिल जाता है डीएनए। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बारे में ध्यान रखिए कि न्यूक्लियस कहाँ आपको दिख रहा है? सेल के बीचों बीच दिख रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस आपको सेल के बीचे बीच दिख रहा है, इसीलिए हम लोग न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग कंट्रोलर ऑफ सेल भी बोलते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल। ध्यान रखिए दोनों पॉइंट। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है ये ब्रेन ऑफ सेल भी है, और न्यूक्लियस जो है कंटेनर ऑफ सेल भी है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए कि न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए दिख रहा है। डीएनए क्या होता है? डीएनए क्या होता है? तो डीएनए जो है एक आप कह सकते हो कि इट्स अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। डीएनए जो है वो है जेनेटिक, जेनेटिक मटेरियल। यहाँ तक क्लियर है? सेल के बीच में न्यूक्लियस जो कि पूरे सेल का कंट्रोलर होता है, ब्रेन होता है, और उस न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? आपका डीएनए होता है। डीएनए क्या है? आपके बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है, आपके बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। यहाँ तक चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो लेंथ ऑफ डीएनए होता है, ठीक है, ये जो डीएनए है, तो डीएनए आपको दिख रहा है, इस डीएनए का लेंथ कितना होता है? इस डीएनए के लेंथ के बारे में बात करते हैं तो 2 मीटर, ठीक है, लगभग 6 फीट के आसपास जो है ये डीएनए का लेंथ होता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि सेल इतना छोटा कि हम लोग को नेकेड आई से दिखाई ना दे, ठीक है। सेल इतना छोटा कि हम लोग को नेकेड आई से दिखाई ना दे, और उससे भी छोटा डीएनए, ठीक है। ये सेल इतना छोटा होता है कि हम लोग को नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। उससे भी छोटा होता है उसके बीच में न्यूक्लियस, और उससे और इतने छोटे न्यूक्लियस में, इतने छोटे न्यूक्लियस में ये 2 फीट का, इतने छोटे न्यूक्लियस में ये 2 फीट का डीएनए कैसे अट रहा है, ठीक है। इस 2 फीट का डीएनए इतने छोटे सेल के न्यूक्लियस में कैसे घुसा हुआ है, ठीक है, किस तरह अंदर अंदर अरेंज अरेंज कर रहा है खुद को। ये क्वेश्चन वाला, ये जो पॉइंट है ये सोचने वाला है। दूसरा बात की हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में, हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स हैं? हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में ऑलमोस्ट 10 टू द पावर ऑफ 13 सेल्स है, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी में 10 टू द पावर ऑफ 13 सेल्स है, और सारे सेल के बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बीच में डीएनए है। एक डीएनए लगभग 2 फीट का होता है, तो इतना बड़ा डीएनए जो है इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर आया कैसे, ठीक है। तो देखिए ऐसा समझिए इसको कि जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है वो हमारे बॉडी में, पहले ये देखिए डीएनए, ये डीएनए है, ठीक है। ये आपका हो गया डीएनए। डीएनए के एक सेगमेंट को, डीएनए के एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं? डीएनए का एक सेगमेंट, और डीएनए के एक सेगमेंट को बोलते हैं हम लोग जीन। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन, ठीक है। डीएनए के एक सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन, ऑलराइट। अब होता क्या है कि ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये अपने आप को इस टाइप से, इस टाइप से कॉल करके रखता है, ठीक है। इस टाइप से कॉल करके रखता है। एक फ्रेश पेज लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। डीएनए जो है इस टाइप से अपने आप को कॉल करके रखता है। किसके ऊपर कॉल कॉल करता है? प्रोटीन के ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हो ना, ये डॉट डॉट देख रहे हो, ये प्रोटीन है, तो बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन
प्रोटीन, ठीक है। तो बेसिकली डीएनए अपने आप को कॉइल स्ट्रक्चर में रखता है। किसके ऊपर कॉइल किया जाता है, किसके ऊपर अपने आप को लपेट लेता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो डीएनए अपने आप को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर इस टाइप से लपेट लेता है, ठीक है। क्लियर है? ये मान लो आपका डीएनए है और ये खुद को लपेटा हुआ किसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक हिस्टोन प्रोटीन है, फिर यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, इधर है, इधर है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? अब ये जो इसी का एक और कॉल्ड स्ट्रक्चर जो होगा ना, इसी का एक और कॉल्ड स्ट्रक्चर जो होगा, जो थोड़ा सा और घना होगा, ठीक है, लाइक इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपको हिस्टोन प्रोटीन दिख रहा होगा, ये आपको हिस्टोन प्रोटीन दिख रहा होगा। और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए आपको डीएनए जिस टाइप से लपेटा हुआ है, इस कॉल्ड स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस कॉल्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। यहाँ आपको डीएनए दिख रहा है और यहाँ आपको हिस्टोन प्रोटीन दिख रहा है। इसी का एक कॉल्ड स्ट्रक्चर होगा, इसी को बोलेंगे हम लोग क्रोमैटिन फाइबर। हुआ कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको जो डीएनए और हिस्टोन फाइबर, हिस्टोन प्रोटीन जो आपको दिख रहा है, वो थोड़ा सा कंडेंस हो गया है, और कंडेंस होकर और भी ज्यादा क्या हो गया है, कॉल्ड हो गया है, और भी ज्यादा कॉल्ड हो गया है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रोमैटिन फाइबर बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगले स्टेप में क्या होता है, ये क्रोमैटिन फाइबर जो है, ये ये और ज्यादा कंडेंस करता है खुद को, ये खुद को और ज्यादा कंटेंस करेगा और कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। खुद को और ज्यादा कंटेंस करेगा और कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। और जब ये इस फॉर्म में आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। देखो, कहने का एक ही चीज है, ठीक है, कहने के लिए एक ही चीज है। डीएनए भी वही, डीएनए भी वही है, ठीक है। वही हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर खुद को लपेटा हुआ है। थोड़ा सा कंडेंस हो जाएगा तो इसको हम लोग क्रोमैटिन फाइबर बोलेंगे, थोड़ा और कंडेंस हो जाएगा तो इसको हम लोग क्रोमोसोम बोलेंगे। तो होता ये कि आप आपके आपके फ्रेंड आपको किसी और नाम से पुकारते होंगे, है ना। आपके भाई किसी और नाम से पुकारते होंगे, घर में आपका कोई और नाम होगा, स्कूल में कोई और नाम होगा, मतलब इंसान एक ही है, नाम अलग अलग है। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, डीएनए का स्ट्रक्चर एक ही है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा कंडेंस हो गया, तो उसका नाम जो है चेंज होता चला गया, ठीक है। तो क्रोमैटिन फाइबर हो गया, इसके अलावा क्रोमोसोम हो गया, ये सब एक ही चीज है, बस स्ट्रक्चर चेंज हो गया इसका, तो नाम बदल गया है, ठीक है। यही सब बात यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। इसके अंदर डीएनए होता है, और डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है अपने अंदर रखता है, ठीक है। डीएनए कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बन जाता है। एंड क्रोमोसोम किससे बनता है, क्रोमोसोम बनता है डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन है जिसके ऊपर डीएनए अपने आप को लपेट लेता है, जिसके ऊपर डीएनए अपने आप को क्या करता है, लपेट लेता है, उसी को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। Chromosome can be distinct or can be counted in metaphor stage of the cell division। ये जो आप देखे हो क्रोमोसोम, ठीक है, क्या होता है कि जब सेल डिवीजन का समय आता है, जब सेल डिवीजन का समय आता है, तब आपको ये क्रोमोसोम जो है, तब जाके आपको ये क्रोमोसोम जो है दिखाई देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। हम बताए थे कि डीएनए का एक सेगमेंट जो होता है उसको बोलते हैं जीन, ठीक है। डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं जीन। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जीएनए डीएन जीन इज आल्सो नोन एज हेरिडिटरी, यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, ठीक है। जीन जो है उसको हम लोग यूनिट ऑफ हेरिडिटरी बोलते हैं, या फिर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। जीन को हम लोग यूनिट ऑफ हेरिडिटरी बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। डीएनए के लेंथ के बारे में बात करें तो 2 मीटर्स का लेंथ होता है। एक ह्यूमन सेल में लगभग 10 टू द पावर ऑफ 13 जो है आपको सेल मिल जाएगा ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। एक इंसानी सेल में आपको 10 टू द पावर ऑफ 13 जो है सेल मिल जाएगा। तो टोटल डीएनए ह्यूमन बॉडी में कितना हो गया, लेंथ कितना हो गया, टोटल टोटल जो डीएनए है, जो डीएनए है हमारे बॉडी में, कुल डीएनए, टोटल डीएनए को मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर का डीएनए, और कितना सारा है सेल, 10 टू द पावर ऑफ 3, और हर सेल में डीएनए, ठीक है। तो इतना जो है वो हमारे बॉडी में डीएनए हो जाएगा। और ये कितना है पता है, अगर हमारे बॉडी के पूरे डीएनए को निकाल के जोड़ो ना, अगर हमारे बॉडी के पूरे डीएनए को निकाल के जोड़ो तो 7 ट्रिप हो जाएगा, बिल्कुल ये अर्थ के बाहर तक, ठीक है। खैर ये तो बात का बात है, हटाओ, याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीएनए स्टेज इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है, इन्फॉर्म लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डीएनए डीएनए स्टेज
says information of chromatin fiber in our cell। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डीएनए को थोड़ा सा डिवाइड करके समझिए क्या होता है ये। ठीक है, देखो डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये बात आपको सबको पता है। ठीक है, अब डीएनए क्या है? डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आपको जब साइटोलॉजी पढ़ाए थे तो उस समय बताए थे पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है। ठीक है, पॉलीमर ये होता है कि किसी भी चीज का लंबा चेन। ठीक है, किसी भी चीज का जब लंबा चेन मिलकर बनता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमर। ठीक है, जैसे बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिला तब जाके डीएनए बना। जैसे न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, इस टाइप से बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलेगा तो क्या बनेगा? हमारा डीएनए बनेगा। डीएनए बनेगा। और यहाँ पे हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसको बोलेंगे मोनोमर। मोनोमर। ठीक है, इस चेन में, ये जो लंबा चेन आपको दिख रहा है, इस चेन में जो हर एक कड़ी है ना, ये पहला कड़ी, ये दूसरा कड़ी, तीसरा कड़ी, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर। और जब ये कंप्लीट चेन बन के रेडी होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो डीएनए के बारे में बात किया जाए तो डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ध्यान रखिए, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे लिख दीजिए, डीएनए इज द पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब सवाल ये बनता है कि चलिए ठीक है, डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? शुगर से, बेस से, फॉस्फेट से। ठीक है, डीएनए किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? शुगर, बेस, फॉस्फेट। ठीक है, अब एग्जामिनर पूछेगा कि चलो ठीक है, डीएनए का शुगर, डीएनए का जो शुगर है वो किससे बना हुआ है? डीएनए का शुगर किससे बना हुआ है? तो डीऑक्सी राइबोज शुगर से बना हुआ है। डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब डीऑक्सी राइबोज शुगर का अगर नेचर पूछा जाए कि भैया ये कौन सा शुगर है, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है ये किस टाइप का शुगर है, तो ये एक पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर। ठीक है, 5 कार्बन वाला जो है पेंटोस शुगर है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिए, डीएनए जो है ये पूरा स्ट्रक्चर ध्यान रख लीजिए, पूरा स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, और जब आपको हम आरएनए पढ़ाएंगे तो वहां भी ये स्ट्रक्चर आपको काम आएगा। वहां पे थोड़ा सा बस डिफरेंस मिलेगा, बाकी मोर और लेस चीज जो है सेम होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। डीएनए जो है वो किससे बन रहा है? वो बन रहा है न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड किससे बन रहा है? शुगर, बेस और फॉस्फेट से। किस टाइप का शुगर? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये कैसा शुगर है, मतलब शुगर का नेचर क्या है? तो ये पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन वाला। ठीक है, बेस के बारे में बात करते हैं कि डीएनए का बेस किससे बना हुआ है? तो डीएनए का बेस बना हुआ है एडेनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडेनाइन, थायामाइन, एडेनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। ठीक है, ये चारों बेस मिलके क्या बनाता है? आपका डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाता है। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका फॉस्फेट। ऑलराइट, ये सारा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। यही जो आपको डायग्राम में दिखाया हुआ भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि न्यूक्लियोटाइड जो है किससे बना होता है? शुगर से, बेस से, फॉस्फेट से। ठीक है, कौन सा शुगर? डीऑक्सी राइबोज शुगर। नेचर क्या है? पेंटोस शुगर, 5 कार्बन। बेस के बारे में बात करें डीएनए का, तो एडेनाइन, थायानाइन, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। ठीक है, ये बेस है डीएनए का। क्लियर? बात करते हैं आरएनए के बारे में। तो आरएनए का भी आप डायग्राम देख लो, आरएनए का भी आप डायग्राम देख लो, सेम चीज है। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम आरएनए। आरएनए। ठीक है, तो आरएनए, आरएनए किससे बना हुआ है? ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ये भी बना है आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आरएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बेसिकली आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? 3 चीज से बना है। पहला शुगर, दूसरा बेस, और तीसरा फॉस्फेट। शुगर, बेस और फॉस्फेट। ठीक है, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। ठीक है, अब सवाल आता है कौन सा शुगर? कौन सा शुगर? तो यहाँ पे होगा राइबोज शुगर। ठीक है, ध्यान रखिए, राइबोज, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। डीएनए क्या था? डीएनए जो था वो था डीऑक्सी राइबोज शुगर। आपको डीएनए जब पढ़ाए थे तो देखिए, डीएनए डीएनए जब पढ़ाए थे तो वहां पे कौन शुगर था? यहाँ था डीऑक्सी राइबोज शुगर। फर्क है, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर और यहाँ पे क्या है? राइबोज शुगर। ये पहला डिफरेंस, डीएनए आरएनए का पहला डिफरेंस। वहां पे क्या था? डीएनए में क्या था? डीऑक्सी राइबोज शुगर, और यहाँ पे क्या है? राइबोज शुगर। दूसरा डिफरेंस आप देख लो। बेस के बारे में बात किया जाए, बेस के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे कौन कौन सा बेस आता है? यहाँ पे बेस आता है एडेनाइन, जो कि डीएनए में भी आ रहा था।
उसके बाद यहाँ पे आता है यूरासिल, यहाँ पे आता है यूरासिल। डीएनए में नहीं था, डीएनए में क्या था, एडेनाइन था, उसके बाद थायामाइन था। डीएनए का आप डायग्राम देखोगे तो एडेनाइन के बाद क्या था, थायामाइन था। ठीक है, एडेनाइन के बाद जो है थायामाइन था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एडेनाइन के बाद क्या है, यूरासिल है, यूरासिल, है ना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगला क्या है, अगला है साइटोसाइन। ठीक है, साइटोसाइन जो कि डीएनए में भी था। इसके बाद गुआनाइन, गुआनाइन जो कि डीएनए में भी था, डीएनए में भी था। मतलब आपको बस दो डिफरेंस है, आरएनए में और डीएनए में आपको दो डिफरेंस मिल रहा है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर था, यहाँ पर क्या है, राइबोज शुगर है। ठीक है, इसके अलावा जो डीएनए का बेस था वो था एडेनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन। बट आरएनए का जो बेस है वो है एडेनाइन, फिर यूरासिल, यूरासिल, उसके बाद साइटोसाइन और फिर गुआनाइन। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप इतना स्ट्रक्चर आपको आप याद रखना, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बना हुआ है, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। कौन सा शुगर, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। और बेस कौन सा, एडेनाइन, यूरासिल, यूरासिल, साइटोसाइन एंड गुआनाइन। ठीक है, ये रहा आपके सामने डायग्राम। आप डायग्राम बना लेना नोट्स में, आपको काम आएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों का डिफरेंस आपको पता है, यहाँ पे जो डिफरेंस बता दिखाए वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक और डिफरेंस है, और डायग्राम में डिफरेंस, डायग्राम दिखा देंगे आपको। यह है डीएनए और यह आरएनए। ठीक है, डिफरेंस क्या है, टाइप ऑफ शुगर में। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए में राइबोज शुगर। फिर नाइट्रोजन बेस के बारे में बात करें तो डीएनए में कौन सा बेस है, डीएनए में बेस आपका मिल जाता है एडेनाइन, थायानाइन, साइटोसिन एंड गुआनाइन। आरएनए में कौन सा बेस है, एडेनाइन, यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनाइन। ठीक है, चलिए फिर ये ट्रिपल ये एडेनाइन जो है थायानाइन के साथ जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे आपका एडेनाइन जो है वो यूरासिल के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अगर ये बॉन्ड वाला पार्ट आप छोड़ भी दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन इतने डीप लेवल में नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल हम डाल दिए। ठीक है ना। इसके बाद डायग्राम के बारे में बात किया जाए तो डीएनए का डायग्राम कुछ आपको इस टाइप से मिलेगा, आपको ओ, इस टाइप से डीएनए का डायग्राम मिलेगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, क्लियर, डबल स्टैंडर्ड मिलेगा, इस टाइप से मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, लेकिन आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए जो है इसका डायग्राम जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए का डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ये रहा डिफरेंस आपका डीएनए के बीच में और आरएनए के बीच में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेस के बारे में। कौन सा बेस, जो नाइट्रोजन बेस हम लोग पढ़ते आए थे, ये जो बेस नाइट्रोजन बेस पढ़ते आए थे हम लोग, इस बेस के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए जो बेस होता है, हम वही बेस के बारे में बता रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया था कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीज से बनता है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीज से बनता है, बताए थे आपको। पहला शुगर, फिर बेस और फिर फॉस्फेट। ये कौन सा बेस है, नाइट्रोजन बेस है। तो इसी बेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेस बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है प्यूराइंस, प्यूराइंस। ठीक है, और दूसरा होता है प्राइमिडाइंस, प्राइमिडाइंस। ठीक है, पहला प्यूराइंस और दूसरा होता है प्राइमिडाइंस। इसके बाद आप जो पढ़े थे ना, एडेनाइन, थायामाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन, यूरासिल, सब जो पढ़े थे वो इसी के अंदर कैटेगरी में आता है, इसी के अंदर कैटेगरी में आता है। जैसे प्यूराइंस बेस को देख लो तो प्यूराइंस बेस के अंदर आता है एडेनाइन और गुआनाइन। ठीक है, जो प्यूराइंस बेस है यहाँ पे आता है एडेनाइन और गुआनाइन। लेकिन प्राइमिडाइंस जो बेस है यहाँ पे आता है साइटोसाइन, थायोसाइन एंड यूरासिल। ठीक है, साइटोसाइन, थायोमाइन एंड यूरासिल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ तो आपको क्लियरली फिर से बता दें। सपोज ये डीएनए है, डीएनए किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है, और तीन चीज था, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट। ठीक है, फिर बेस के बारे में बताया था कि बेस किससे बना हुआ है, एडेनाइन, थायोमाइन। ठीक है, इसके अलावा साइटोसाइन और गुआनाइन। अगर हम लोग आरएनए के बारे में बात करते हैं, अगर आरएनए के बारे में बात किया जाए तो आरएनए में एक एक बदलाव यह आएगा कि थायामाइन के बदले यहाँ पे आ जाएगा यूरासिल, यूरासिल। तो ये जो आपको टोटल जो है डीएनए आरएनए दोनों मिला के टोटल जो आपको 5 बेस मिल रहा है, 1 2 3 4 5 जो बेस मिल रहा है, ये बेस एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड है। ये बेस एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड है, बेस का सब डिवीजन है।
पहला है प्यूराइंस और दूसरा है प्राइमेडाइंस। प्यूराइंस के अंदर क्या आता है? प्यूराइंस के अंदर आता है एडेनाइन एंड गुआनाइन, और प्राइमेडाइंस के अंदर क्या आता है आपका? यूरासिल, थायामाइन और साइटोसाइन। ठीक है, क्लियर है? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सुगर प्लस बेस। सुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। अगर आप डायग्राम देखोगे, ठीक है, डीएनए का डायग्राम देखोगे, तो पहले क्या बताए थे? डीएनए में, डीएनए के अंदर क्या है? न्यूक्लियोटाइड बताए थे, न्यूक्लियोटाइड बताए थे आपको। फिर न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? सुगर, बेस, फॉस्फेट, ये भी आपको बताए थे, है ना? तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि सुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट इक्वल टू क्या? इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड से, मतलब अगर आप वर्ड सुनते हो न्यूक्लियोटाइड, आपके मन में तीन चीज आना चाहिए, सुगर, बेस एंड फॉस्फेट का बात हो रहा है। लेकिन इस तीन चीज में से एक चीज को हटा दो, है ना? फॉस्फेट को हटा दो। फॉस्फेट को क्या कर दो? साइड कर दो। शुगर, बेस एंड फॉस्फेट से फॉस्फेट को साइड कर दो, न्यूक्लियोटाइड जो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ठीक है, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट से फॉस्फेट को साइड कर दो, मतलब हटा दो, तो न्यूक्लियोटाइड क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ठीक है, और अगर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट करो तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? क्या था? क्लियर है ना? तो डीएनए जो है, उसका न्यूक्लियोटाइड जो है, शुगर, बेस एंड फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ है। शुगर, बेस और फॉस्फेट इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लियोटाइड से आप फॉस्फेट को साइड कर दो, बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक और बात, डीएनए का जो नेचर होता है, डीएनए का जो नेचर होता है वो होता है वाटर लविंग नेचर। ठीक है, डीएनए का नेचर होता है वाटर लविंग नेचर, हाइड्रोफिलिक नेचर, हाइड्रोफिलिक नेचर। ठीक है, डीएनए का नेचर होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग नेचर होता है। आप क्लियरली आपको लिख, एक मिनट रुक, एक फ्रेश पेज लेते हैं। डीएनए का जो नेचर होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर लविंग, राइट? तो डीएनए का नेचर हाइड्रोफिलिक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, ध्यान रखिए, फॉस्फेट के प्रेजेंस की वजह से डीएनए का नेचर जो है वो क्या होता है? वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग होता है। ठीक है, चलिए। एंड द शुगर फॉस्फेट ऑफ डीएनए इज पोलर। ठीक है, शुगर फॉस्फेट जो होता है डीएनए का, डीएनए का जो शुगर फॉस्फेट होता है, शुगर फॉस्फेट जो होता है वो क्या होता है? पोलर होता है। तो इन दो बातों का आप ध्यान रखिए कि डीएनए का जो वाटर लविंग नेचर है, वाटर लविंग नेचर है, वो फॉस्फेट की वजह से है, और डीएनए का जो शुगर फॉस्फेट है वो किसके वजह से? पोलर की वजह से। ठीक है, ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे, इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे मूव करते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है, डबल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है, हमारे डायग्राम पे मत जाना, और बड़ा वाहियात है, बट आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है, इस डीएनए के मॉडल को बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, डबल स्टैंड है, डबल स्टैंड, इस टाइप से डबल, एक सिंगल स्टैंड, फिर हो गया डबल स्टैंड। ठीक है, तो इस डबल स्टैंडर्ड मॉडल को बोलते हैं हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। और ये डायग्राम के बारे में कौन बताया, इस मॉडल के बारे में कौन बताया? वॉटसन एंड क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में किसने बताया? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया। और इसी के ऊपर आगे और रिसर्च होता है, और एक एप्लीकेशन आता है डीएनए फिंगरप्रिंट का। सर एलेक्स जैफ्रिस जो है, सर एलेक्स जैफ्रिस जो है, वो 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंट का आविष्कार करते हैं। और फिर बहुत सारा इसका एप्लीकेशन भी है, जैसे फॉरेंसिक में क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल होता है। पैटर्निटी प्रूफ करने के लिए होता है। पैटर्निटी प्रूफ करने का मतलब कि सपोज कोई महिला प्रेग्नेंट है, और उसका हस्बैंड जो है या फिर उसका पार्टनर जो है वो इनकार कर रहा है कि इसका इसका प्रेगनेंसी मेरे वजह से नहीं है, लाइक ये बच्चा मेरा नहीं है। ठीक है, तो डीएनए के थ्रू ये प्रूव हो जाएगा कि बच्चे किसका है, किसका है। तो बेसिकली पैटर्निटी मतलब पेरेंट्स कौन है, ये प्रूव करने में काम आता है। इसके अलावा ओल्ड और डैमेज डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने में भी डीएनए जो है वो काम करता है। तो ये सब हो गया आपका डीएनए का एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा सा सेल डिवीजन के बारे में। देखिए, आपको पता है कि सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। सेल डिवीजन दो तरह का होता है, सेल डिवीजन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है माइटोसिस,
माइटोसिस, और दूसरा आपका क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। एक काम करते हैं, फ्रेश पे बताते हैं, बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को। ये है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन पता है ना, सेल डिवीजन कुछ नहीं है, सेल डिवाइड हो रहा होता है। सेल जो है डिवाइड हो रहा होता है। सपोज ये, पहले आपको सेल डिवीजन बताता हूँ मैं। ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए दिख रहा है। बाद में क्या होगा, सेल आप बड़े हो रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, तो आपका बॉडी पार्ट भी ग्रो कर रहा है। मतलब बॉडी पार्ट आपका कैसे ग्रो करेगा, आपका सेल डिवाइड हो रहा है, एक से दो बन रहा है, ठीक है, फिर दो से चार बन रहा है, राइट, ठीक है, तो 4 से 16 बन रहा है। तो आपका सेल डिवाइड हो रहा है, तभी तो आपका बॉडी ग्रो कर रहा है। सेल डिवाइड कैसे हो रहा है, पहले ये फॉर्म में था सेल, उसके बाद क्या हुआ, सेल जो है वो कुछ इस टाइप से होना चालू हुआ, ठीक है। फिर यही आगे चल के दो सेपरेट जो है, बीच से डिवाइड हो जाएगा, और दो अलग सेल बन जाएगा, राइट। इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। हम मोटा मोटी एक आपको एक ब्रीफ आइडिया दिए कि सेल डिवीजन होता क्या है, राइट। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, डिटेल में आते हैं। ये जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन जो है, ये दो प्रकार के होते हैं मेनली। पहला होता है माइटोसिस, माइटोसिस, और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस, पहला है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। माइटोसिस जो है, माइटोसिस जो है, ये किस काम आता है, जब भी आपका बॉडी ग्रो करेगा, या फिर आपके बॉडी में कहीं कट लग गया, वो रिपेयर होगा, तब क्या आता है, तब रोल प्ले करता है माइटोसिस। मतलब कि आपके बॉडी में माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन कब हो रहा है, ग्रोथ के वक्त और रिपेयर के वक्त। आपके बॉडी में माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन कब हो रहा है, ग्रोथ के वक्त और रिपेयर के वक्त। वहीं उल्टे तरफ जो मियोसिस है, ये इसका योगदान क्या है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है, आपको रिप्रोडक्शन जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और आपको जानकारी देंगे। जब भी रिप्रोडक्शन होता है, तब मियोसिस जो है इट कम्स इनटू प्ले, ओके। तो माइटोसिस जो है वो ग्रोथ एंड रिपेयर में काम आता है, मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्शन में काम आता है। हालांकि दोनों ही जो है वो सेल डिवीजन का पार्ट है। अच्छा, माइटोसिस का डिस्कवरी किसने किया, हु डिस्कवर्ड माइटोसिस, वाल्थर फ्लेमिंग। वाल्थर फ्लेमिंग, वाल्थर फ्लेमिंग जो है, ये डिस्कवर करते हैं माइटोसिस को। मियोसिस को डिस्कवर कौन किया, ऑस्कर हर्टिंग, ऑस्कर हर्टविंग, ठीक है, ऑस्कर हर्टविंग। थोड़ा सा हम डिटेल में जा रहे हैं, बिकॉज अब वो सीडीएस में चाहे सीएफपीएफ में, मेनली सीएपीएफ में वो लल्लू की टाइप क्वेश्चन नहीं आते, हलवा टाइप क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन रहा है साइंस से, इसलिए हम थोड़ा सा और डिटेल में उतर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेल डिवीजन जो है वो दो प्रकार के, पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। माइटोसिस जो है वो ग्रोथ में रिपेयर में काम करेगा, मियोसिस जो है रिप्रोडक्शन में काम करेगा। माइटोसिस कौन डिस्कवर करता है, वाल्टर फ्लेमिंग, और मियोसिस का डिस्कवरी कौन करता है, ऑस्कर हर्टविग, ठीक है, ऑस्कर हर्टविग। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चीज यहाँ पर, तो एक सेकंड, यही चीज यहाँ पर आपको बताया गया है। माइटोसिस जो है वो ग्रोथ और रिपेयर में काम आता है, मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्शन में काम आता है। रिप्रोडक्शन मतलब इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एग्स एंड स्पर्म सेल, ठीक है, एक सेल और स्पर्म सेल बनाता है, फीमेल के अंदर एक सेल बनाएगा और मेल के अंदर स्पर्म सेल बनाएगा, ठीक है। माइटोसिस के बारे में बात करते हैं। तो माइटोसिस में क्या होता है, एक न्यूक्लियर डिवीजन होगा, उसके बाद आइडेंटिकल सेल बनेगा। मियोसिस में क्या होगा, दो न्यूक्लियर डिवीजन होगा और 4 आइडेंटिकल सेल बनेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, सीधे डायग्राम पे आते हो, और डायग्राम में समझते हैं आपको, ठीक है। डायग्राम पे आते हैं, डायग्राम से समझते हैं इस चीज को। पहले एक चीज और जान लो आप। अच्छा, उसको पहले डायग्राम बता दो, फिर बताता हूँ उसको। पहले आपको बताते हैं हम माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, ये आपका है मदर सेल, ये है मदर सेल। अब इंसान का सेल है, इसका मतलब कितना क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम जोम्स होगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग स्टेज है, ये स्टार्टिंग स्टेज है। एंड स्टेज में क्या होगा, ये जो 46 क्रोमोसोम्स का जो सेल है, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा कितने, डिवाइड हो जाएगा दो सेल में, 46 और 46, ठीक है। ये है डॉटर सेल, ये है मदर सेल, मदर सेल, और ये दोनों क्या है, ये दोनों है डॉटर सेल।
डॉटर सेल, ठीक है। वही मियोसिस के बारे में बात करें, मियोसिस के बारे में बात किया जाए तो मियोसिस में एक आपको सेल दिख रहा हो, ठीक है, 46 क्रोमोसोम का एक आपको सेल दिख रहा होगा। ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ठीक है। इसके बाद ये फर्दर डिवाइड होगा 23 के पेयर में, ठीक है, और ये भी फर्दर डिवाइड होगा 23 के पेयर में, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको ना हम, यहाँ पे आपको हम डिवीजन का तरीका दिखाना चाह रहे थे। यहाँ पे आपको मेनली हम डिवीजन का तरीका दिखाना चाह रहे हैं, दोनों के बीच में अंतर क्या है, माइटोसिस में और मियोसिस में अंतर क्या है। माइटोसिस जो है ग्रोथ एंड रिपेयर में काम करता है। यहाँ पे ये मदर सेल जो है वो जो मदर सेल है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दो डॉटर सेल बना रही है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और न्यूक्लियर डिवीजन बनने के बाद आपको दो आइडेंटिकल सेल मिल रहे हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, दो आइडेंटिकल सेल मिल रहे हैं, दो सेम टू सेम सेल आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। और न्यूक्लियर डिवीजन कितना हो रहा है, एक हो रहा है, मतलब एक ही बार डिवाइड हुआ है। न्यूक्लियर डिवीजन कितना हो रहा है, एक हो रहा है, मतलब एक ही बार डिवाइड हुआ है। वही मियोसिस के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लियर डिवीजन दो बार हुआ है, पहले टाइम यहाँ हुआ है और दूसरा टाइम जो है यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो मियोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन कितने बार हुआ है, दो बार हुआ है, पहला डिवीजन यहाँ, दूसरा डिवीजन यहाँ। दूसरा बात, आइडेंटिकल सेल कितना बना, चार बना, 23 23 23 23, ठीक है। तो मियोसिस में दो आइडेंटिकल सेल बना, सॉरी माइटोसिस में दो आइडेंटिकल सेल बना, मियोसिस में आपको चार आइडेंटिकल सेल बना, ठीक है। मियोसिस में दो आइडेंटिकल सेल बना, माइटोसिस में चार आइडेंटिकल सेल बना। मियोसिस में एक न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, माइटोसिस में एक न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और मियोसिस में दो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइटोसिस में वन न्यूक्लियर डिवीजन होता है माइटोसिस में, और दो आइडेंटिकल सेल बनता है। लेकिन मियोसिस में दो न्यूक्लियर डिवीजन होता है और चार आइडेंटिकल सेल बन रहा है, ठीक है। माइटोसिस में डीएनए इज कॉपीड वंस एंड न्यूक्लियर इज डिवाइड वंस, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, डीएनए इज कॉपीड वन बट न्यूक्लियस इज डिवाइड ट्वाइस, दो बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। माइटोसिस जो है इट इज रिडक्शनल प्रोसेस, ठीक है। ये माइटोसिस जो है वो रिडक्शनल प्रोसेस है, ये एक रिडक्शनल डिवीजन है। लेकिन मियोसिस जो है ये एक इक्विटोरियल इक्विटोरियल इक्वेशनल होगा, इक्विटोरियल नहीं होगा, इक्वेशनल होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, इक्वेशनल, ये एक इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। मियोसिस जो है वो एक इक्वेशनल डिवीजन है। इसके बाद माइटोसिस जो है किसमें होता है, सोमैटिक बॉडी में, सेल सोमैटिक बॉडी में होता है, सोमैटिक और सेल बॉडी में होता है। एंड मियोसिस जो है वो किसमें होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, ठीक है। तो दैट्स अबाउट द माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस के बारे में आपको बता दिया गया, इसके डिवीजन के तरीके के बारे में आपको बता दिया गया, डायग्राम के साथ दिखा दिए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे सेंट्रल डोग्मा की तरफ, ठीक है। अच्छा एक और चीज, सेंट्रल डोग्मा पढ़ने के पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपको माइटोसिस बताया था ना, माइटोसिस, इसका सीक्वेंस क्या होता है डिवीजन का, माइटोसिस के डिवीजन का सीक्वेंस क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको ऐसे याद रख लो, प्रो मेटा एना टेली, प्रो मेटा एना टेलो, ठीक है। इस टाइप से इसको याद कर लो, प्रो मेटा एना। देखो बहुत बड़ा एग्जाम में ना इसको सीक्वेंसली अरेंज करने के लिए पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको हम सीक्वेंस दे दिए, प्रो मेटा एना टेलो, इसको सीक्वेंसली याद कर लो। ये सीक्वेंस है माइटोसिस के डिवीजन का। मियोसिस के डिवीजन का सीक्वेंस आपको नहीं जानना है, वो हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में आएंगे तो आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। वहां भी आपको बहुत डिटेल में उसको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन हमेशा आए हैं माइटोसिस से, इसलिए माइटोसिस आपको बताया गया कि डिवीजन का प्रोसेस क्या है, प्रो मेटा एनाटोलिस। अब इसमें भी बहुत सारा प्रोसेस होता है बट उतना आपको डिटेल में नहीं जाना होगा, इतना इतना सफिशिएंट, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट पार्ट में, जो कि है सेंट्रल डोग्मा, जहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, ठीक है। और ये सेंट्रल डोग्मा कंसेप्ट जो है ना, पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, और पिछले 2 साल में बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। कारण क्या है आपको बताएंगे, इसके पहले आप समझ लो कि सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। So it is a process by which instructions in DNA are converted into functional product. ठीक है, it is a process by which instructions in DNA are converted into functional product. आपको बताए थे कि डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, स्टार्टिंग में बताया था डीएनए जो है इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है।
आपका आपका हेयर का कलर जो है आपके फादर के हेयर कलर से मैच करेगा। आपका ईयर जो है आपके मदर या फादर के ईयर से मैच करेगा। आपका नोज जो है वो आपके मदर या फादर के नोज से मैच करेगा। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन कैरी हो रहा है, राइट। फंक्शनल प्रोडक्ट जो आप प्रिपेयर हुए हो ना, ऑब्वियसली अपने फादर मदर के प्रोडक्ट हो आप लोग। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया डीएनए के अंदर? वो आया आपके फादर मदर के डीएनए से, फादर मदर के जीन्स आया है। और सेंट्रल डोग्मा के बदौलत वो आपके फादर मदर के थ्रू आपके अंदर आया है। बेसिकली सेंट्रल डोग्मा जो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू डीएनए जो है इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है एक फंक्शनल प्रोडक्ट में, ठीक है। इसको सबसे पहले 1958 में प्रपोज किया गया था फ्रांसिस क्रिक द्वारा, फ्रांसिस क्रिक द्वारा, ठीक है। चलिए, अब ये होता क्या है इसको ना एक डायग्राम में तो समझते हैं। इस डायग्राम में बहुत अच्छा समझाया नहीं गया है। आपको एक फ्रेश डायग्राम लेकर बताते हैं। वेट, लेट मी टेक अ फ्रेश पेज, ठीक है। देखिए, ये है आपका डीएनए, ये है डीएनए, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है। डीएनए जो है आरएनए में कन्वर्ट होता है। जब भी डीएनए जब भी डीएनए आरएनए, सबसे पहले ये जान लो कि डीएनए जो है कई बार डीएनए अपना रेप्लिका बनाता है। मतलब डीएनए से डीएनए खुद बनता है ना। डीएनए अपना रेप्लिका बनाता है। ये है सेल, ठीक है, ये है सेल। सेल डिवाइड हुआ तो दो अलग अलग सेल बना, जिसमें जिसमें न्यूक्लियस है और डीएनए है। तो इसमें इस वाले सेल में जो डीएनए है वही वाला डीएनए यहाँ भी तो होगा, वही वाला डीएनए यहाँ भी होगा। मतलब डीएनए अपने आप को कॉपी किया, डीएनए अपना रेप्लिका बनाया, राइट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीएनए अपना कॉपी बनाएगा बार बार, डीएनए अपना रेप्लिका बनाएगा बार बार, तो इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। बिकॉज डीएनए अपना रेप्लिका बना रहा है बार बार, डीएनए अपना कॉपी बना रहा है बार बार, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। लेकिन जब डीएनए से आरएनए बन जाएगा तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बनेगा उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा, जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है, आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, ठीक है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट जब बन रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। क्लियर है? जब डीएनए अपना रेप्लिका बनाएगा, डीएनए से डीएनए बनेगा, रेप्लिका मतलब होता है कॉपी। तो डीएनए जब खुद को कॉपी करेगा, अपना रेप्लिका बनाएगा, तो उसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो बनेगा बोलेंगे ट्रांसलेशन। एक और चीज यहाँ पे होता है, जब आरएनए से डीएनए बनना चालू हो जाए, जब आरएनए से डीएनए बनना चालू हो जाएगा तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। जब आरएनए से डीएनए बनेगा उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। न्यूज में क्यों था? कोविड के बारे में आप लोग सुने हो, राइट। तो कोविड में क्या हुआ? कोविड एक वायरस है, और वायरस के अंदर क्या है? आरएनए है। वायरस के अंदर क्या है? आरएनए है। जब तक वो वायरस आपके बॉडी के बाहर है, जब तक वो वायरस आपके बॉडी के बाहर है तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर गया तो क्या करता है? अंदर में जाते ही, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाता है, जाते ही आपके, अब वो क्या करता है? आपके डीएनए को कॉपी करता है। आपके डीएनए को कॉपी करता है किसके थ्रू? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू कोविड जो है आपके बॉडी में जाने के बाद आरएनए से डीएनए बनाता है। उसके बाद इस डीएनए का बहुत सारा कॉपी बनाता है जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? रेप्लिकेट करना चालू करता है, और फिर आपका बॉडी कंफ्यूज हो आता है कि जो डीएनए मुझे दिख रहा है, ये डीएनए मेरा ही डीएनए है या वायरस का डीएनए है, बिकॉज दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो इसीलिए ये वायरस जो इतना कॉम्प्लिकेट हो गया था, इसका इलाज इतना कॉम्प्लिकेट हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा कंसेप्ट फेमस भी था। पिछले 2 साल में ये कंसेप्ट जो है इसलिए इतना एग्जाम में आया, पूछा गया है, ठीक है। देखिए, डीएनए से अगर डीएनए बनता है, डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन। इसी पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट इट। आज के लिए इतना ही। टॉपिक आपका खत्म होता है डीएनए वाला, आरएनए वाला, सेल डिवीजन वाला, ठीक है। ये दो टॉपिक है आपका, वो कंप्लीटली खत्म होता है। इस टॉपिक से इससे बार कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, अपने अगले लेक्चर में, अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।